दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने पेड एडवर्टीजमेंट के पेड एड्स जो आप चलाते हैं उसका ROAS बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, उसको इंप्रूव कर सकते हैं ताकि आप कम से कम कॉस्ट के अंदर ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स लेकर आ सको। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि ROAS एक्चुअल में होता क्या है। बहुत सारे लोग जो पेड एडवर्टीजमेंट में नए हैं या सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों प्रॉब्लम एड चलाने में नहीं है। आज की डेट में स्कूल का बच्चा भी कुछ वीडियोस देख के एड चला सकता है। आज की डेट में हर कोई YouTube की मदद से एड चला रहा है, बट प्रॉब्लम कहां आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है ROAS के अंदर, मतलब रिटर्न ऑन एड स्पेंड। कि मतलब आप या आपका क्लाइंट जो पैसा डेली बेसिस पे एड में लगा रहे हैं, क्या उसके ऊपर उनको सही रिटर्न आ रहा है? क्या उनके एड्स प्रॉफिटेबल चल रहे हैं? तभी आपका क्लाइंट आपके संग लॉन्ग टर्म चल पाएगा। और अगर आप खुद अपने लिए भी एड्स चला रहे हो तो भी आप तभी सस्टेन कर पाओगे जब आपके एड्स रिटर्न देंगे, उसमें आपको प्रॉफिट आएगा। तो आज हम बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करेंगे और आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स ट्रिक्स बताने वाले हैं, वो स्ट्रेटजीज बताने वाले हैं जिससे आप पेड एडवर्टीजमेंट, अब आप पेड एड्स चाहे गूगल पे चलाएं, फेसबुक पे चलाएं, इंस्टाग्राम पे चलाएं, यूट्यूब पे चलाएं, लिंक्डइन के चलाएं, ट्विटर के चलाएं या किसी और प्लेटफॉर्म पे, जो प्रिंसिपल्स हैं वो सेम होते हैं। तो क्योंकि मैं हितेश गुप्ता 15 साल से डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूं, एक मार्केटिंग प्रोफेशनल हूं, हमारी एजेंसी डिजिटल मार्केटिंग की मल्टीपल बिजनेसेस को मल्टीपल कंट्रीज के अंदर डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देते हैं, तो वो एक्सपीरियंस आपको, वो जो हमारी स्ट्रेटजीज हैं, जो हम चीजें अप्लाई करते हैं, वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और साथ के साथ एक बोनस, इस वीडियो के एंड में कैसे आप एक पेड एड एक्सपर्ट बन सकते हो, उसका पूरा का पूरा रोड मैप आपको देने वाला हूं कि आप भी अपनी जर्नी, अपने बिजनेस, करियर, फ्रीलांसिंग के लिए शुरू कर पाओ। तो वो सब जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है जो आज का हमारा टॉपिक है। तो आज हम बात करने वाले हैं ROAS क्या होता है, हाउ टू कैलकुलेट ROAS, कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, कितना आ रहा है हमको, हमारा जो एड है प्रॉफिट है में है या नहीं है, या गुड ROAS क्या होता है पेड एड्स के अंदर। दोस्तों पेड एड्स, अब कोई कहेगा कि इतने परसेंट का ROAS अच्छा है, इतने परसेंट का ROAS अच्छा है, तो इसके ऊपर बहुत अलग अलग डिबेट है, तो वो भी क्लियर कर देंगे आपको कि कौन सा जो ROAS है जिसको अच्छा माना जाता है। और दोस्तों हाउ टू इंक्रीज योर एड्स ROAS, कैसे, जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है इस वीडियो का, कि कैसे आप अपने पेड एड्स का ROAS बेटर करो, कम स्पेंडिंग पे और ज्यादा रिटर्न लेकर आओ। आइए एक एक करके जानते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि ROAS क्या होता है। ठीक है, ROAS की फुल फॉर्म समझ लेते हैं, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। ठीक है, तो जो हम अपने एड के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं उसके ऊपर क्या रिटर्न आ रहा है, इसको ROAS कहते हैं। ठीक है, अब सेकंड है ROAS कैलकुलेट कैसे करें। भैया आपको कितना ROAS आ रहा है, कैसे कैलकुलेट करें। मान लीजिए कि मैंने 1000 रुपए एड्स में लगाए, ठीक है, पर डे। ठीक है, मेरा एक दिन का बजट है, पर डे मैंने 1000 रुपए एड में लगाए। अब अगर मेरे को 1000 रुपए लगा के, ठीक है, 2000 रुपए का सेल आता है या रेवेन्यू आता है, या मेरे को 10,000 रुपए का रेवेन्यू आता है, तो अगर मेरा 1000 रुपए लगा के एक दिन में 2000 आया तो मेरा क्या हुआ, 2x का ROAS हो गया। ठीक है, मैंने अपने पैसे को दोगुना कर लिया। ठीक है, और अगर 1000 रुपए लगा के 10,000 का आया तो मेरा 10x का ROAS हो गया, मैंने अपने पैसे को 10 टाइम्स कर लिया, 10 गुना कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से ROAS कैलकुलेट होता है। तो दोस्तों अब यहां पर बात आती है कि ROAS कैलकुलेट तो कर लिया, अब 2000 रुपए लगा के 2000 रुपए आ रहे हैं, यार ये तो बहुत अच्छा आ रहा है। ठीक है, कईयों के लिए तो बहुत अच्छा हो सकता है, और कईयों के लिए 1000 रुपए लगा के 5000 भी आ रहा है, 6000 भी आ रहा है, तो वो भी उनके लिए अच्छा नहीं है। अब ऐसे कैसे? तो
अब यहाँ पर बात आती है कि गुड रोआस मतलब किस रोआस को अच्छा माना जाए पेड एड्स के लिए। तो दोस्तों अब ये डिपेंड करता है कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, आप क्या बेच रहे हो, क्या प्रोडक्ट बेच रहे हो या क्या सर्विसेज बेच रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। और यहाँ पर आपके प्रोडक्ट के अंदर मार्जिन क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, तो वो डिपेंड करता है। अब मान लीजिए मैं कोई कोर्स बेच रहा हूं, ठीक है, मैं कोई फेसबुक एड्स का कोर्स बेच रहा हूं। अब वो कोर्स तो मैंने एक बार ही बना लिया और उसकी मैंने प्राइस सेट कर दी जी, कोई भी लेगा, ये 2500 रुपये का कोर्स है, कोई भी बाय करेगा। अब अगर मेरा ये कोर्स मेरे दिन के 1000 रुपये खर्च कर रहा हूं, ठीक है, और मेरे ये वाले 2 कोर्स बिक जाते हैं, 2 कोर्स बिक गए मेरे, तो मेरे पास कितने रुपए आए, 1000 रुपये लगा के 5000 रुपये आ गए, ठीक है, 5000 रुपये आ गए, तो 5 टाइम्स मेरा पैसा हो रहा है मतलब। तो यहाँ पर मेरे को घाटा नहीं है क्योंकि मेरा प्रोडक्ट ऐसा है कि वो स्केलेबल है और उसमें 1000 रुपये लगा के अगर मेरे 2 प्रोडक्ट भी सेल हो गए तो 5000 रुपये सीधा वो मेरे पास मार्जिन है, उसमें से मेरा ऐड का खर्चा, इंफ्रास्ट्रक्चर खर्चा और दूसरे खर्चे निकल गए, तब भी मान लो 1000 रुपये मेरे को सेव हो गया, प्योर प्रॉफिट हो गया। मगर अब मान लीजिए कोई प्रोटीन का 2 kg का प्रोटीन बेच रहा है, ठीक है, अब उसको जो उसकी कॉस्ट आती है उसकी कॉस्ट ही उसको 3000 रुपये आती है, ठीक है। अब मगर वो उसको बेच रहा है 5000 रुपये का, अब उसको वो 5000 रुपये का बेच रहा है कि भाई 3000 की कॉस्ट आ रही है, मैं उसमें अपना खर्चा भी लगा रहा हूँ, एडवर्टीजमेंट पे भी खर्च कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, 5000 का तो कम से कम बेचूंगा। अब यहाँ पर वो दिन के 1000 रुपये लगाता है और यहाँ पर उसको जो सेल आती है वो एक ही सेल आई, तो उसने 5000 रुपये बना लिए, ठीक है, तो उसको 5000 रुपये आ गए। तो यहाँ पर रोआस तो उसको भी 5 टाइम्स का आया, मगर उसने कमाया क्या, क्योंकि 3000 रुपये तो प्रोडक्ट की कॉस्ट आ गई, उसके बाद एजेंसी की कॉस्ट भी होगी, एड्स चलाने की कॉस्ट भी होगी, ठीक है, तो और कई सारी कॉस्ट जुड़ी होती हैं। तो वहां पर उस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए या उस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए 5 टाइम्स का रोआस अच्छा नहीं होगा। हाँ, अगर हो सकता है 1000 रुपये लगा के 8000, 9000 या 10000 रुपये की आती है, मतलब पैसा 7 गुना, 8 गुना, 10 गुना होता, तो शायद उसको बेनिफिट होता कि उसको 2-3 हजार रुपये बचते। तो ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, सर्विस टू सर्विस। अब उसमें मार्जिन क्या है, बहुत सारे हेल्थ के प्रोडक्ट्स के अंदर क्या होता है, लोगों को 200-250 रुपये का प्रोडक्ट मतलब इन हाउस पड़ता है, फिर वो उसको बेचते हैं 1500-1700 रुपये, 2000 रुपये का। क्यों? क्योंकि उनकी मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट आती है, तब जाके उनको 250 रुपये की चीज 1700 की बेच रहे हैं, उस पर खर्चा 1000 रुपये के आसपास का आ गया, तो 400-500 रुपये उनको उन्होंने बचा लिए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप ऐड चलाओगे सभी आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। अब बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं इसके ऊपर, तो कि ऐड कौन चला रहा है, कैसा ऐड चला रहा है, इनको कितना एक्सपीरियंस है, प्रोडक्ट में कितना दम है, मार्केट में आपके ब्रांड की कोई वैल्यू है नहीं है, नया है या लोग उसको पहले से बहुत जानते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होने वाले हैं। तो इसलिए दोस्तों यहां पर गुड रोआस जैसी कोई चीज नहीं होती, कारण कि अब ऐड चलाने वाला तो ये बोलेगा जी आप 1000 रुपये दिन का लगा रहे हो, मैं तो आपको 5000 रुपये की सेल लेकर दे रहा हूँ, तो 5 गुना आपको लाके दे रहा हूँ, तो हाँ ऑब्वियसली वो गलत नहीं है। मगर सामने वाला भी गलत नहीं है, जब उसको कुछ बचेगा ही नहीं तो उसको आगे पैसा कहां से देगा। तो वहां पर डिपेंड करता है कि आप तो क्योंकि इसमें ना स्ट्रेटेजी काम करती है। अब क्या होता है, ऐड चलाना मैंने वही बोला एक अलग बात होती है, बट एक बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना, आरओआई तो सिर्फ ऐड पे जो खर्चा करो उससे आपको क्या बिजनेस आ रहा है, बट आरओआई कि मतलब ओवरऑल बिजनेस में प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो भी तो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस की जरूरत होती है कि कैसे पहले तो आपके एडवर्टाइजिंग को प्रॉफिट में लाया जाए, जो आप ऐड में पैसे लगा रहे हो उससे बेटर रिजल्ट्स लाए जाए, ताकि आपके एड्स प्रॉफिटेबल बने, उसके बाद आपके ओवरऑल बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना जाए। मतलब बिजनेस में जो भी टोटल इन्वेस्टमेंट हो रही है उस इन्वेस्टमेंट का भाग ऐड भी होता है, ठीक है, पर उसके अलावा बिजनेस में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट होती हैं। तो जब वो सब खर्चे मीट होते हैं उसके बाद अगर कंपनी को कुछ प्रॉफिट बचता है तो वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गई जो उसने अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करी थी। तो ये फर्क भी मैंने आपको बता दिया कि रोआस के में फर्क क्या है और आरओआई में फर्क क्या होता है। अब हम दोस्तों जानेंगे कि किन किन बातों का ध्यान रख के, किन किन चीजों को अप्लाई करके आप अपने
ROAS को बेटर कर सकते हो, अपने काम को प्रॉफिटेबल बना सकते हो कैंपेन्स को। आइए जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला इसमें मैं आपको अलग अलग करके बताने वाला हूँ फैक्टर्स, और हर फैक्टर के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा वो भी आपको बताऊंगा। जैसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहला अगर आपको ROAS लेकर आना है, मतलब अपने एड स्पेंड पे अच्छा रिटर्न लेकर आना है, तो उसके लिए कॉस्ट तो कम करनी पड़ेगी ना ऐड की। अगर मान लो आप 5,000 रुपये का रेवेन्यू ला रहे हो और आप खर्चा कर रहे हो 3,000 रुपये पर डे और 5,000 रुपये पर डे आ रहा है, तो आप क्या चाहोगे कि मैं सबसे पहले तो मैं वो 3,000 रुपये को 2,000 रुपये करूँ, फिर 2 का 1.5 करूँ। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो 3 हो रहा है तो 500 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, प्रैक्टिकल बातें नहीं है ना। एक चीज एक हद तक ही कम हो सकती है। तो चीजों को कितना भी ऑप्टिमाइज कर लो मगर एक पर्टिकुलर कॉस्ट आती ही आती है। अब वो एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड होता है कि सामने वाला जो एड की कॉस्ट है, मतलब 1% प्रोटीन सप्लीमेंट का 5,000 रुपए का डब्बा 1,000 रुपए में बेच पा रहा है, दूसरा बंदा 500 रुपए में बेच पा रहा है, तो बस ये एक्सपीरियंस का फर्क होता है। अब यहाँ पर एड को कॉस्ट कम करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप कोई भी कैंपेन चलाओ, चाहे फेसबुक में, गूगल में, किसी भी और प्लेटफॉर्म में, आपको सही कैंपेन का ऑब्जेक्टिव और गोल चूज करना है। ऑब्जेक्टिव या गोल आपको हमेशा पहले पूछा जाता है कि आपका ये कैंपेन चलाने का ऑब्जेक्टिव क्या है। अवेयरनेस करनी है, रीच करनी है, या लीड्स लानी है, या सेल्स लानी है, कन्वर्जन लानी है, ये सब आपसे पूछा जाता है। इस चीज को सही से सेलेक्ट करो, क्योंकि ये बताती है उस प्लेटफॉर्म को कि भाई जो मैं कैंपेन चला रहा हूँ, जो मैं पैसा लगा रहा हूँ, इससे मैं ये चाहता हूँ। दूसरा, इंप्रूव रेलिवेंसी स्कोर और क्वालिटी स्कोर। अब ये क्या है? रेलिवेंसी स्कोर क्या है, क्वालिटी स्कोर क्या है? दोस्तों जब कभी भी आप कोई ऐड चलाते हो, मान लो आप पूमा शूज का, मतलब स्पोर्ट शूज का, रनिंग स्पोर्ट शूज का ऐड चला रहे हो, तो जब आप उसका जो क्रिएटिव हो, उसके जो प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह, डिस्क्रिप्शन वगैरह हो, ठीक है, उसके अंदर अगर मान लो आप गूगल पे चला रहे हो तो उसके जो कीवर्ड्स हो, ऐड ग्रुप्स हो, उसका जो लैंडिंग पेज हो, वो सारी चीजें रनिंग पूमा शूज, रनिंग शूज फॉर मेन, इनसे रिलेटेड होनी चाहिए, बिल्कुल रेलिवेंट होनी चाहिए। बिकॉज यूजर जो सर्च कर रहा है उसको वही दिखना चाहिए। या अगर फेसबुक या कहीं पर भी चला रहे हो तो यूजर जिस इंटरेस्ट, मतलब जो उसने ऐड देखा, ठीक है, अब ऐड क्यों दिखाया जाता है? उसके इंटरेस्ट के हिसाब से दिखाया जाता है। ठीक है, तो 2 तरीके की सेल हो गई, पुल सेल्स, पुश सेल्स। तो एक तो डिस्प्ले ऐड हो गई कि दिखा रहे हैं, बंदे को पसंद आ रहा है तो वो क्लिक कर रहा है, एक हो रहा है वो सर्च कर रहा है तब वो क्लिक कर रहा है। अब ऐड तो आप गूगल सर्च पे भी चला सकते हो, डिस्प्ले भी चला सकते हो, फेसबुक पे भी चला सकते हो, इंस्टा पे भी चला सकते हो, लिंक्डइन पे भी चला सकते हो। तो इंपॉर्टेंट क्या है, जब भी यूजर कोई ऐड देखता है तो जो दिखता है वो उसको उसमें इंटरेस्ट होता है, तभी उस पर क्लिक करता है। अब जब वो उस पर क्लिक करता है तो अंदर जाके उसको वही चीज मिलेगी, उसी से रिलेटेड सारी की सारी चीजें होंगी, लैंडिंग पेज, ऑफर, डिस्क्रिप्शन, डिटेल, प्रोडक्ट, मल्टीपल प्रोडक्ट्स। तो वो वहां पर रुकेगा, देखेगा, ठीक है, ट्रस्ट करेगा। अगर वहां पर रेलिवेंसी नहीं होगी, आप दिखा क्या रहे हो, आप दिखा क्या रहे हो और उसको लेकर कहाँ जा रहे हो, तो वहां पर क्वालिटी स्कोर गिरता है, रेलिवेंसी गिरती है, और इससे क्या होता है, एड्स में प्रॉब्लम आती है, या तो बंद हो जाएंगे अगर बहुत ही आप गलत कर रहे हो, या फिर वो अच्छे तरीके से नहीं बनाए गए हैं। तो स्कोर अगर हाई होगा तो आपकी कॉस्टिंग हाई हो जाएगी, तो जो काम आप 1,000 रुपए में दिन में कर सकते हो, वो काम आप शायद 2,000-3,000 रुपए दिन में कर रहे होगे। इस बात का ध्यान रख लेना। थर्ड है राइट एंड स्पेसिफिक ऑडियंस टारगेटिंग। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि अब मान लो कि मेरे को डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सेल करना है। अब मेरे को डिजिटल मार्केटिंग का अगर कोई कोर्स सेल करना है, मैं अपनी ऑडियंस टारगेट करता हूं जी, मैं ऑडियंस वो टारगेट कर रहा हूं जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इंटरेस्ट रखती है। ठीक है, अब वो ऑडियंस निकल के आ गई जी 10 करोड़ के आसपास, ये है जी, ये हमारी इंटरेस्ट रखने वाली ऑडियंस है 10 करोड़। अब मेरे दिन का बजट तो भैया 1,000 रुपए है, मैं तो सिर्फ 1,000 रुपए दिन का लगा सकता हूँ, और इतना वाइड ऑडियंस। ठीक है, अब डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखने वाले लोग वही तो नहीं होंगे ना जिनको कोर्स खरीदना होगा। आज की डेट में तो हर कोई डिजिटल मार्केटिंग अंदर इंटरेस्ट रखता है। तो यहाँ पर मैं अपनी जो ऑडियंस है उसको और स्पेसिफिक टारगेटिंग करूंगा। जो लोग एसईओ में इंटरेस्ट रखते हैं, या पेड एड्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, या जो सेल्स के लोग हैं, या जो मार्केटिंग से बिलोंग करते हैं,
ऐसी कुछ स्पेसिफिक टारगेटिंग कर दूंगा। उससे क्या होगा कि जो मेरा जो 10 करोड़ का ऑडियंस साइज आ रहा था वो हो सकता है यहाँ पर 50 लाख आ जाए। ठीक है, 50 लाख आ जाए। तो मैं जब 50 लाख लोगों को 1000 रुपये दिन में ऐड दिखाऊंगा बजाय 10 करोड़ के, तो अगर मैं ज्यादा लोगों को दिखाता तो मेरा टाइम वेस्ट होता, क्यों पैसा वेस्ट होता। उनको दिखाना क्यों है, मेरे को तो मोर स्पेसिफिक ऑडियंस चूज करनी है जो मुझे पता है पोटेंशियल सबसे ज्यादा हाईएस्ट पोटेंशियल बायर है, बाय कर सकते हैं। तो वहां पर क्योंकि हम सबका लिमिटेड बजट होता है और अगर हम स्पेसिफिक ऑडियंस चूज नहीं करेंगे तो हमारे को बहुत सस्ते में दिखेगा तो सही कि यार मेरे को क्लिक्स तो बड़े सस्ते आ रहे हैं, मेरे को इंप्रेशन तो बड़े सस्ते आ रहे हैं, ठीक है मेरा कैंपेन इतना अच्छा काम कर रहा है, बट मेरे को कन्वर्जन नहीं आ रहे हैं। अरे ज्यादा ऑडियंस को ऐड दिखाओगे, फेसबुक गूगल का क्या जा रहा है, पैसे खर्च करो ऐड दिखाता रहेगा, बट रिजल्ट नहीं आ रहे ना। 1000 रुपये दिन का लगा के भी कुछ नहीं आया, जीरो। तो अगर वहीं पर 1000 रुपये, चाहे आपको क्लिक महंगा थोड़ा आ रहा है, आपको इंप्रेशन थोड़े महंगे आ रहे हैं, बट स्पेसिफिक और बिल्कुल आपके काम की ऑडियंस को ऐड दिख रहा है, तो वहां पर 1000 रुपये लगा के एक सेल तो आएगी, 2 सेल तो आएंगी। तो इस तरीके से आपको चीजें देखनी है। ठीक है, डी एड प्लेसमेंट्स। अब क्योंकि इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, इनकी पार्टनर साइट्स भी होती हैं, इनके अलग अलग खुद के भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, फीड हो गई, स्टोरीज हो गई और बहुत सारी अलग अलग जगहें होती हैं। तो वहां पर आपका ऑडियंस कहाँ है, आपके लिए कौन सा प्लेसमेंट बेटर है, आप कहाँ दिखाना चाहते हो, उन चीजों पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। अननेसेसरी उन प्लेसमेंट्स पे ऐड क्यों दिखाना जहां पर आपको जरूरत ही नहीं है। ठीक है, पैसा, वही बोल रहा हूँ, हर बार बोल रहा हूँ, पैसा लिमिटेड है, तो हर एक पॉइंट पे फोकस करोगे तो इसको बजट ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। बजट ऑप्टिमाइजेशन करोगे तभी तो कम बजट के अंदर डिजायर्ड रिजल्ट्स आएंगे। अगला है ए बी टेस्टिंग ऑफ योर एड्स। अब आपने एड कैंपेन बनाया, बहुत अच्छा क्रिएटिव बनाया, बहुत अच्छा उसका प्राइमरी टेक्स्ट लिखा, डिस्क्रिप्शन लिखा, और आप खुद ही खुश हो रहे हो, वाह इससे बढ़िया क्रिएटिव तो मैंने देखा नहीं, ये तो रिजल्ट लेकर आएगा ही आएगा। तो दोस्तों ऐसा होता नहीं है। क्यों? यहाँ पर आप जज नहीं कर सकते हो कि लोगों को क्या पसंद आने वाला है, लोग किस चीज को रिस्पॉन्स करेंगे, आप कितने भी मास्टर हो। तो वहां पर ए बी टेस्टिंग मतलब आप मल्टीपल क्रिएटिव्स, मल्टीपल हेडलाइन डिस्क्रिप्शंस का यूज करो, ताकि आपको खुद को पता लगे जब आपने ये सारे एड्स लोगों को दिखे, उसमें से पब्लिक ने किस तरीके के कैंपेन को, एड क्रिएटिव को या कंटेंट को पसंद करा, तो उस पर्टिकुलर को रिस्पॉन्स मिला, बेटर रिजल्ट आ रहे हैं, तो दूसरों को आप बंद कर सकते हो। और पहले वाला आपका बढ़िया काम करा, अब उससे बेहतर, उससे जो सीख मिली उससे बेहतर बनाओ, फिर उसकी ए बी टेस्टिंग करो, हो सकता है वो और बेटर परफॉर्म करे। ऐसे करके ए बी टेस्टिंग कभी खत्म नहीं होती कि 2-4 क्रिएटिव बना लिए, चलो अब तो मैंने जिंदगी भर के लिए टेस्टिंग कर ली। नहीं, ये ए बी टेस्टिंग, ऑप्टिमाइजेशन, ये सब चीजें हमेशा चलती रहेंगी। ठीक है, क्योंकि आपको रेस में बने रहना है, लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ बेहतर आपको दिखाना है। उसके बाद होता है एड शेड्यूलिंग। बहुत सारे लोग ना एड शेड्यूल नहीं करते, सोचते हैं क्या मैं खुद ही ऑन ऑफ कर दूंगा, पॉज कर दूंगा ऐड को। अब दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि जिन दिनों में या जिस पर्टिकुलर टाइम में आपको पता है कि मेरे को ऐड दिखाना ही नहीं है, इस टाइम मेरा ऑडियंस होता ही नहीं, अब अगर बिल्कुल नहीं हो तो हो सकता है आपको एक्सपीरियंस नहीं हो, तो चलो मत यूज करो। अगर आप कुछ टाइम ऐड चला चुके हो, आपके पास एनालिटिक्स है, डाटा है, अब आपको पता है कि ज्यादातर मेरा ऑडियंस इस टाइम क्लिक करता है, इस टाइम लीड आती है, तो बाकी का जो टाइम है, डेज है, उनको एड शेड्यूलिंग के थ्रू एक्सक्लूड कर दो, ताकि फेसबुक हो, गूगल हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वो अपने आप ही एड्स को उस टाइम पे चालू कर देगा, दूसरे टाइम पे बंद कर देगा। इससे आपके एड की परफॉर्मेंस हैम्पर नहीं होती और भूलने करने की कोई टेंशन ही नहीं होती, इस बात का ध्यान रखना। अब बात हो रही है इंक्रीज CTR। CTR क्या होता है? क्लिक थ्रू रेट। मतलब आप भी ऐड दिखा रहे हो, आपका कॉम्पिटिटर भी ऐड दिखा रहा है, उतने रुपए दिन में लगा रहे हो, वो भी 1000 लगा रहा है, आप भी दिन में 1000 लगा रहे हो, बट उसको तो 500 लोग क्लिक कर रहे हैं, आपके पे 100 लोग क्लिक कर रहे हैं। क्यों? चीज तो वही है, पैसा भी वही है, प्लेटफॉर्म भी वही है, बट उसने हो सकता है बेटर ऑफर दिखाया, उसने हो सकता है बेटर डिजाइन बनाया, बेटर क्रिएटिव बनाए हो, या ज्यादा बेटर उसके कैंपेन बनाने के तरीके हो, ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, तो वहां पर बेटर CTR आएगा। तो मतलब उतने पैसों में ज्यादा लोग क्लिक करके आ रहे हैं, ज्यादा लोग क्लिक कर आ रहे हैं, तो संभावना क्या है कि आपकी सेल उससे ज्यादा आए। इन बात का ध्यान रखना। आइए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। सेकेंड है इम्प्रूव कन्वर्जन्स। अब आपको कन्वर्जन्स, भैया कन्वर्जन बेटर करनी है, ज्यादा कन्वर्जन आएंगी तभी तो सेल ज्यादा आएगी, तभी तो ROS ज्यादा आएगा।
ठीक है, तो उसके लिए क्या कर सकते हो, बेटर एड्स विद गुड ऑफरिंग। ऐड तो बना लिया, बहुत बढ़िया ऐड है, तो उस ऐड में कोई अट्रैक्टिव ऑफर नहीं है, तो बंदा क्या करेगा, चल चल आगे बढ़, ठीक है। क्यों, किसी पे इतना टाइम नहीं है, वो दिन में 100 ऐड देखता है, ठीक है, बट कहीं उसके काम का बढ़िया ऑफर लगा जो उसको दूसरा नहीं दे रहा, तो एक बार को रुक जाएगा, चल यार देखो उसे है क्या। और जैसे उसने क्लिक कर दिया, अब आ गया वो एंगेजमेंट के फनल में आपके, क्योंकि अब कुकी शुकी आ गई हैं, ठीक है, अब आप उसको रीटारगेट वगैरह कर सकते हो। तो इसलिए अच्छी ऑफरिंग्स लोगों को रोकती है और मजबूर करती हैं कि वो एक बार उस कंटेंट पे क्लिक करें, एंगेज हो उसके संग, अब चाहे वो वीडियो हो चाहे वो क्रिएटिव हो। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, क्रिएट परफेक्ट और कन्वर्टेबल लैंडिंग पेजेस। अब दोस्तों लैंडिंग पेज को हल्के में ले लेते हैं लोग, दोस्तों वो जगह है जहां पर सामने वाला क्लिक करके आ रहा है, अगर वहां पर आने के बाद उसको काम की चीजें दिखी, बढ़िया ऑफर, बढ़िया रिव्यूज, टेस्टिमोनियल्स, बहुत ही अट्रैक्टिव कॉपी राइटिंग कर रखी है, बंदा वहां पर जाके इम्प्रेस हो रहा है, तो उसके चांसेस ज़्यादा हैं कन्वर्ट होने के, इंक्वायरी करने के, बाय करने के, एज कंपेयर टू लुंज पुंज सा अगर आपने लैंडिंग पेज बना दिया है, बंदा पैसा खर्च करके ला भी रहे हो, क्लिक करके 2 सेकंड बाद वापस जा रहा है, तो क्या कर लोगे आप। इसीलिए लैंडिंग पेज पे कभी भी आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। उसके अलावा लैंडिंग पेज हो या वेबसाइट हो, उसकी पेज ऑप्टिमाइजेशन मतलब पेज स्पीड बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। आज की डेट में कोई 2-3 सेकंड से ज़्यादा वेट नहीं करता, खुल रहा है खुल, नहीं तो आगे बढ़, दूसरे का देख लेंगे। और दोस्तों मेक योर वेबसाइट मोर सिक्योर। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ऑनलाइन का ज़माना आ गया है, तो ऑनलाइन अच्छा है, तो ऑनलाइन में फ्रॉड्स भी बहुत हो रहे हैं, लोग बहुत डरे रहते हैं, इसलिए आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी वेबसाइट में सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, ये सब चीजें बहुत अच्छे से हो, ताकि सामने वालों को पूरा ट्रस्ट रहे। अगला है इम्प्रूव योर ऑनलाइन प्रेजेंस। अब दोस्तों ट्रस्ट क्या है, कई बार सामने वाला लेना तो चाहता है आपकी वेबसाइट से, कि उसको बढ़िया डील मिल रही है, बढ़िया ऑफर मिल रहा है, बढ़िया प्रोडक्ट है, उसका बहुत मन है, वो घबराया हुआ है, यार इनको अगर मैंने 3-4 हज़ार रुपए दे दिए, मेरे पैसे फंस ना जाए या माल खराब ना भेजे। तो उसके लिए क्या है, अगर आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस पे अच्छे रिव्यूज होंगे, अच्छे टेस्टिमोनियल्स होंगे, भर के होंगे, तो सामने वाले का हौसला बढ़ता है, नहीं यार दुनिया कर रही है बढ़िया रिव्यू, चल ट्राई करते हैं, ठीक है। बंदा वहां रिस्क ले लेता है पहली बार, और पहली बार उसने रिस्क ले लिया, ठीक है, उसकी नजर में तो रिस्क ही है ना, ठीक है, चाहे अगर अच्छे रिव्यू हैं तो वो रिस्क ले रहा है, अच्छे रिव्यू नहीं होते तो रिस्क भी नहीं लेता। और आपने बढ़िया प्रोडक्ट दे दिया, उसको अपना कस्टमर वन टाइम बना लिया, फिर उसको क्या डर है, वो तो आएगा, उसको अच्छी चीज मिलेगी, हमेशा खरीद लेगा। अगला है प्रोवाइड मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस। अब बहुत सारे रीजंस में से एक ये भी रीजन होता है, पता है आपको, कि लोग आते हैं बट कई बार वो बाय नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं अटक के फंस के चले जाते हैं, या उनको वो ऑप्शन ही नहीं मिलता जो उनके पास होता है कि मैं इससे पे कर सकता हूं, तो इस वजह से भी 20-30% सेल डाउन हो जाती है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगला है रेगुलरली एनालाइज। अब जो लोग ऐड तो चला रहे हैं बट वो अपनी वेबसाइट को रेगुलर एनालाइज नहीं कर रहे, उसके डाटा को, या उसको ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे यूजर के एक्सपीरियंस के हिसाब से। इसमें गूगल एनालिटिक्स की मदद ले सकते हो, थर्ड पार्टी टूल्स की मदद ले सकते हो, लोगों का फीडबैक ले सकते हो कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, किस पेज पे प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ से बंदा रिटर्न वापस जा रहा है, उस पर्टिकुलर एरिया को, सेक्शन को अपनी वेबसाइट में सही करो, इंप्रूव करो, ताकि वहां से बंदा वापस ना जाए, रेशो कम हो जाए और वो आगे की तरफ बढ़े और वो सेल बढ़े। ये बहुत ही काम की बातें बता रहा हूं, बिल्कुल एजेंसी वाली, जिन बातों पे हम ध्यान रखते हैं तभी तो हमारे क्लाइंट्स के रिजल्ट इतने अच्छे आते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इंक्रीज कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। अब दोस्तों अगर आपका कस्टमर लंबे समय तक आपके संग जुड़ा रहेगा, ये नहीं हुआ कि एक बार आया उसके बाद कभी आया है नहीं, तो आप हमेशा मतलब अपने बिजनेस को ग्रो होता हुआ देखोगे। क्योंकि दोस्तों आपको अगर कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ानी है तो बेटर रीटारगेटिंग कैंपेन्स होने चाहिए। अब इसमें कस्टमर एक जो बनने वाला है, एक जो बन चुका है। अब जिस बंदे ने आपकी एड वैड देखा, बड़ा इंटरेस्ट लिया, क्लिक करके आपके पास आया बट खरीदा नहीं, वापस चला गया, तो उसको अगर आप अच्छे से रीटारगेटिंग नहीं कर रहे हो, उसको बार बार आप नए ऑफर बढ़िया एक बार उसको क्लोज नहीं कर रहे हो, तो वो आपके हाथ से हमेशा के लिए चला जाएगा। इसलिए अगर अच्छी रीटारगेटिंग कैंपेन्स बनाओगे तो उसके कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा होंगे। अगला है ईमेल कैंपेन्स। दोस्तों ईमेल कैंपेन्स जो होते हैं वो लीड नर्चर करते हैं, ठीक है, जो आपके पास डाटा आया है उसको या तो पुराने क्लाइंट्स को नई चीजें बेचने में हेल्प करते हैं, या जो प्रॉस्पेक्ट्स है जिन्होंने डाटा दे रखा है अगर आज तक वो आपके कस्टमर नहीं बने, कुछ खरीदा नहीं है, उनको कन्वर्ट करने में आपकी हेल्प करते हैं। और वर्ल्ड में 60% से ज्यादा जो सेल्स
मैच्योर करी जाती है वो ईमेल कैंपेन्स के थ्रू करी जाती है। सी है दोस्तों रिवॉर्ड एंड लॉयल्टी प्रोग्राम्स। अगर आपको अपने कस्टमर्स के संग आप चाहते हो कि ये बार बार आपकी वेबसाइट से शॉपिंग करें, कुछ ना कुछ खरीदें, बाय करें, तो उसके लिए रिवॉर्ड और रॉयल्टी पॉइंट्स की स्कीमें आपको लगानी पड़ेंगी, क्योंकि दुनिया कर रही है, आप भी करो। और जिसकी जितनी बेहतर स्कीम होगी लोग उसके पास बार बार शॉपिंग के लिए आएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला है अपसेल्स। दोस्तों अगर आपको अपसेल करना आता है, ठीक है, आप में वो होशियारी है, आपको स्ट्रेटजी बनानी आती है, तो अगर आपका कॉम्पिटिटर 10 लाख रुपए लगा के 1 करोड़ का काम कर रहा है, तो हो सकता है कि आप भी 10 लाख रुपए लगा के 1 करोड़ का नहीं 1.5 करोड़ का काम कर लो। ये पावर है अपसेल्स की। अब दोस्तों हम बात करते हैं डिलीवर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो अब यहाँ पर आपका बात ये नहीं होती बस कस्टमर लाना उसको बेच देना। अगर आप उनको क्वालिटी प्रोडक्ट्स डिलीवर करो और अच्छी सर्विस दो पहले भी और बाद में भी, और तो वहां पर कस्टमर रिटर्न तो आएगा ही, दोबारा तो खरीदेगा ही, प्लस वो रेफरल बिजनेस भी देगा, तो इससे तो बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये सब चीजें हैं जिससे आप कस्टमर को लंबे समय तक कंपनी के संग जोड़े रख सकते हो और कंपनी को रेवेन्यू आता रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर जो 4th तरीका है, बिल्कुल थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा सब्र रखो दोस्तों, अभी ये लास्ट पॉइंट है, बट मैंने बोला है इसके बाद मैं आपको क्या बताऊंगा किस तरीके से आप भी पेड एड एक्सपर्ट बन सकते हो। ठीक है, इसलिए बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ठीक है, एंड में ही कमाल होने वाला है दोस्तों। ऑप्टिमाइजिंग एड्स, तो अब एड बना लिया, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बट इसकी क्या गारंटी है कि हमेशा बढ़िया चलेगा? इस धोखे में मत रहना। तो इसलिए ऑप्टिमाइजिंग, अगर आप अपने एड्स को ऑप्टिमाइज करते हो तो आप ज्यादा कंट्रोल करते हो अपने एड को, उसकी कॉस्ट को भी और उससे जो रिजल्ट आ रहे हैं उसको भी। और दोस्तों सेकंड है पीपल स्टॉप नोटिसिंग योर एड एंड क्लिकिंग ऑन देम, क्योंकि इसको कहते हैं रिस्क ऑफ एड फटीक। इसका मतलब क्या होता है, अगर वही पुराने घिसे पिटे ऐड लगातार चलाते रहोगे, तो पहले तो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बट दुनिया देखती है भाई वही ऐड चलाया जा रहा है, वही ऐड चलाया जा रहा है बार बार, तो लोग उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई नयापन नहीं है और लोग उस पर क्लिक करना भी बंद कर देते हैं। ठीक है, इसलिए इसको बचो, नए नए एड्स में चेंजेस लाओ और बेहतर एड्स बनाओ, ए बी टेस्टिंग करो जो मैं आपको बता रहा था। और थर्ड है दोस्तों, अगर आप ऑप्टिमाइज करते रहोगे तो आपका जो रेलेवेंस स्कोर है वो भी बढ़ता रहेगा, बेटर होता रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको बहुत ही वैल्यूएबल पॉइंट्स मिले होंगे, जिनको आप अपने पेड एड कैंपेन्स में अप्लाई करके, ठीक है, अपने रेवेन्यू को ग्रो कर सकते हो, अपने एड स्पेंड को कम करके ज्यादा रेवेन्यू ला सकते हो, या जो एड स्पेंड कर रहे थे और जिससे रेवेन्यू आ रहा था उस रेवेन्यू को बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों अगर तो पसंद आ रही है, ये काम की वीडियो लगी, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो वो भी जरूर बताना, उस पर भी लाएंगे। अब आते हैं हम सबके लिए, आपके लिए एक काम की चीज पे दोस्तों, ये है आप कैसे बन सकते हो एड एक्सपर्ट इन जस्ट 30 डेज। सिर्फ 30 डेज के अंदर आप कैसे एड एक्सपर्ट बनोगे, सिर्फ 30 दिन। तो दोस्तों हम आपके लिए लाइव मतलब दोस्तों लाइव, ठीक है, हम आप लोगों के लिए लाइव प्रोग्राम लेकर आए हैं सिर्फ 30 डेज का, जिसके अंदर गूगल एड्स, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम लाइव आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के अंडर सीखोगे। ये आप जो नंबर स्क्रीन पे देख रहे हो, ठीक है, ये आप ही के लिए डिस्प्ले हो रहा है दोस्तों। पहली बार ऐसा प्रोग्राम आ रहा है जिसमें आप गूगल, फेसबुक एक्सपर्ट बन सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के अंदर सीखोगे, और यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा। हर क्लास के अंदर डाउट सेशन होगा, क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेंगी, और इस कोर्स को करने के बाद चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आपको अपनी टीम को सिखाना है, चाहे आपको अपने किसी मेंबर को सिखाना है, चाहे आपको खुद सीखना है, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, फ्रीलांसिंग के लिए, करियर के लिए, सबके लिए है। बिकॉज ये कोर्स कोई ट्यूशन मास्टर नहीं सिखा रहा है, ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आपको सिखा रही है। इसलिए इस दिए हुए नंबर पे जरूर व्हाट्सएप करें,
इस दिए हुए नंबर पे आप पूरी कंसल्टेंसी गाइडेंस ले सकते हो, जानकारी ले सकते हो और आपको एनरोल करने में भी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं, बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए प्रोग्राम आया है, बिकॉज इस तरह का प्रोग्राम हम लाते नहीं है, ऑडियंस की डिमांड पे हम लेकर आए हैं। तो प्लीज व्हाट्सएप करें या कॉल करें और आज ही अपनी सीट बुक करें। थैंक यू दोस्तों।